हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर, सदिश। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और वेक्टर को ऐड करने के, वेक्टर को जोड़ने के कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी सहायता से हम दो वेक्टर्स को जोड़ करके उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था, विमीय विश्लेषण पढ़ा था कि व्हाट इज द यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डायमेंशंस, विमाओं का क्या यूज है और उसका क्या महत्व है। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा जहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और शुरू करते हैं वेक्टर। तो सदिश की बात अगर हम लोग करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर पूरे भौतिक राशियों को हम लोग विभाजित करें तो संपूर्ण भौतिक राशियों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, अगर पूरे भौतिक राशि को अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे स्केलर एंड दूसरे को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, एक को हम लोग बोल सकते हैं अदिश और दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं सदिश, अदिश एंड सदिश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज स्केलर। सबसे पहले हमको यह जानना होगा स्केलर क्या होता है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि which have only magnitude, जिसके पास केवल परिमाण हो, जिसके पास केवल परिमाण हो, जिसके पास केवल परिमाण हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में क्या होगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इनको व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केलर होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लेंथ की बात करें, अगर किसी रॉड की, अगर किसी रॉड का लेंथ 6 मीटर है, किसी रॉड का लेंथ अगर 6 मीटर है, तो जब मैंने 6 मीटर बोल दिया तो इसका कंप्लीट सेंस निकल गया। अब इसको बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स, जिसको सदिश बोलते हैं। सदिश क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction both, वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, परिमाण एवं दिशा दोनों, परिमाण एवं दिशा दोनों। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल की हम लोग बात करें, एग्जांपल क्या होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं विस्थापन, फोर्स, बल, वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, क्या जरूरी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन भी होगा और करंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस है और इसको हम लोगों ने एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें करंट फ्लो होगी आई, इसमें करंट फ्लो होगी आई, और इस करंट का डायरेक्शन भी है। तो क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए परिमाण और दिशा के साथ साथ एक और बेसिक इंपॉर्टेंस होता है जिसकी जरूरत होती है, और वह तीसरा चीज है इट्स फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ऐसे समझो, सपोज करो एक वायर है, इस तरीके से इस वायर में 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है, और एक दूसरा वायर है यहाँ से इसमें फ्लो हो रहा है 4 एम्पेयर का करंट, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और इस ज्वाइंट से एक और वायर कनेक्टेड है और इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा? तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए एक्चुअल सिचुएशन में जो कि करंट इसमें फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा? 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, इट मीन्स 7 एम्पियर। इस कंडक्टर में, इस वायर में 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, जो कि इसके बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? इनके बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और यह वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, प्रेशर मीन्स दाब की बात करें, तो अगर दाब की हम लोग बात करें तो दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई एरिया है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है और इसका एरिया ए है, तो क्या एक प्रेशर का भी तो डायरेक्शन है, प्रेशर क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्रेशर को भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वेक्टर में 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड इज डायरेक्शन, and third is it follows law of vector addition, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उन सारे नियमों का क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, तभी उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर हम लोग कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है इस तरीके से, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो में 2 चीज़ें होती हैं, इसके फ्रंट वाले पार्ट को, उसके आगे वाले भाग को हम लोग हेड बोलते हैं, और पीछे वाले भाग को हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, इसको सिर, इसको पुच्छ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लंबाई बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है, उस वेक्टर के ऊपर हम लोग एरो हेड लगाते हैं, और एरो की लंबाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। लेंथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, और इसका जो हेड होता है, हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है, और टेल क्या होता है, इसका पिछला वाला भाग होता है। बात क्लियर है? तो अगर हम जैसे लिखें कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यहाँ से हमको अलग से बताना नहीं पड़ेगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसके ऊपर वेक्टर का एरो बना दिया, तो इससे क्लियर हो गया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार की होती हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, समान सदिश, यानी कि 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहे जाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उस कंडीशन में उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे अगर हम एक वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा है वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, तो दोनों इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम। दूसरा हमारा होता है निगेटिव वेक्टर, हम लोग देखते हैं दूसरा निगेटिव वेक्टर। ठीक है,
जैसे अगर कोई वेक्टर ए है, यहाँ पे कोई वेक्टर ए है और इसका हमें नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना हो, तो नेगेटिव वेक्टर हम लोग कैसे बनाएंगे, उस वेक्टर के इक्वल वेक्टर हम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ए इधर पे है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, दिस इज माइनस ए, ठीक है। वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर इधर है तो माइनस ए का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तीसरा हमारा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, जो कि हमको समझ में आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसके पास एकांक मैग्नीट्यूड है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं एक कैप से। इसको पढ़ते हैं, ए के ऊपर इस तरह टोपी बना देते हैं, इसको पढ़ते हैं एक कैप। तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उससे जो हमें वेक्टर मिलता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। जैसे अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, तो हमको फाइंड करना है ए कैप, ठीक है। तो ए कैप क्या होगा, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। तो हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ आई एंड स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ जे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा √25 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए कैप हम लोग निकालें, ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 होगा। देखो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, दिस इज ए कैप। बात क्लियर है, यानी कि वेक्टर इस तरीके से, दिस इज वेक्टर ए एंड ए इक्वल्स टू कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो जो यूनिट वेक्टर होगा ना, यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा, ठीक है। तो किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो हमारे मेन वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ओके, तो दिस इज द ए कैप। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का संयोजन। तो अगर विभिन्न प्रकार के सदिश राशियां हैं तो उनको कैसे संयोजित करेंगे। तो वेक्टर को संयोजित करने के, वेक्टर को ऐड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। सेकेंड हमारा होता है पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। और तीसरा हमारा होता है पॉलीगन मेथड, थर्ड हमारा होता है पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि, बहुभुज विधि, ठीक है। ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, पैरेललोग्राम मेथड, समांतर चतुर्भुज विधि, और पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि। ट्रायंगल मेथड से क्या करते हैं, किन्हीं 2 सदिशों का हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं, और पैरेललोग्राम मेथड की सहायता से भी हम लोग 2 सदिशों का योग करते हैं। लेकिन अगर वेक्टर्स मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वेक्टर एडिशन करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीगन मेथड। ट्रायंगुलर मेथड में क्या होता है कि सपोज करो कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों का हमको वेक्टर एडिशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से खींचेंगे वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर ए में दो चीजें हैं, एक तो इसका हेड है और दूसरा इसका टेल है। तो वेक्टर ए के हेड से
इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ेंगे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर बी का हम लगाएंगे टेल, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका टेल वेक्टर ए के टेल से और उसका हेड वेक्टर बी के हेड से होगा, और यहाँ पे इसका होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि ट्रायंगुलर मेथड में क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो, क्योंकि इस मेथड में एक ट्रायंगल फॉर्म होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर मेथड। तो इस तरीके से अगर कोई दो वेक्टर दिया हो तो इसका हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं बाय द यूजिंग ट्रायंगल मेथड। दूसरा हमारा आता है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है पता है? देखो, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के साइड्स इक्वल हो बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो, कोई भी एंगल समकोण ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो, आमने सामने के भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है? पैरेललोग्राम मेथड कहता है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर को हम किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और दोनों क्या है, किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाए तो क्या करना होगा, इसके पैरेलल में लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके पैरेलल में लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से कंप्लीट पैरेललोग्राम हो गया। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसके मेन डायगोनल से होकर जाने वाले वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, यानी कि इस तरीके से ये क्या होगा, इसका मेन डायगोनल होगा वेक्टर आर, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और एंगल फाई है, या इसको हम बोल सकते हैं अल्फा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। तीसरा क्या होता है, पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि। अब देखो, यहाँ तो दो वेक्टर हम लोग जोड़ लिए, इसमें भी क्या आएगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो, यहाँ पे क्या है, पॉलीगन मेथड का यूज कब करते हैं, जब मोर देन टू वेक्टर्स हों, दो से ज़्यादा सदिश होते हैं। जैसे कि सपोज करो, यहाँ पे एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। इस तरीके से चार वेक्टर हो, इनको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि। तो बहुभुज विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी एक वेक्टर को लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को हम लोग जितने एंगल पे ड्रॉ किया गया है, जितने एंगल पे दिया है, उतने एंगल पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेंगे यहाँ से वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी के टेल को हम लोग जितने एंगल पे दिया है उतने एंगल पे हम लोग ऐसे ऐड करेंगे, दिस इज वेक्टर सी। फिर वेक्टर सी से उसी तरीके से वेक्टर डी को जोड़ेंगे, वेक्टर डी। अब देखो, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस तरीके से होगा, ये आर, वेक्टर आर। वेक्टर ये क्या होगा, वेक्टर आर का टेल इनिशियल वेक्टर के टेल से और इसका हेड फाइनल वेक्टर के हेड से कनेक्टेड होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीगन मेथड को, ठीक है। अब देखो, एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। जैसे कि दो वेक्टर दे दिए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसका सबट्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी पॉजिटिव है, तो अगर इसको हम लोग इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज वेक्टर माइनस बी, दिस इज वेक्टर माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम ए और माइनस बी का वेक्टर सम कर दें तो ए माइनस बी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको और इसको हम लोग ऐड कर दें, मतलब a प्लस माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब इसके पैरेलल में लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर
इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना करना है, तो किसी एक वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, हम सम कर देंगे, तो उसका सब्ट्रैक्शन निकल गया। ओके, तो ये तीन हमारे मेथड होते हैं, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड और पॉलीगन मेथड, जिसकी सहायता से हम लोग सदिशों का योग करते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सदिशों के योग की एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या है कि समांतर चतुर्भुज विधि की सहायता से हम लोग देखेंगे कि जब दो सदिशों को हम लोग जोड़ते हैं जो कि किसी एंगल पे होते हैं, तो उनका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या आता है, उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका किसी वेक्टर ए या वेक्टर बी से क्या एंगल बनता है। ओके, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।